नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रचना और आप हिंदी की कक्षा में हैं इस वक्त। आज का विषय है काव्य हेतु। जैसा कि आप देख सकते हैं, काव्य हेतु को मैंने आज का विषय लिया हुआ है। काव्य हेतु का अर्थ होता है काव्य रचने के कारण। देखिए, हिंदी में कविता पढ़ते समय सबसे पहले सवाल यही आता है कि काव्य क्यों रचा जाए, काव्य रचने के उद्देश्य क्या हैं, या फिर कौन वे लोग हैं जो काव्य रचेंगे, या कौन से वे गुण हैं जिनके होने के कारण व्यक्ति काव्य रचेगा या काव्य का सृजन करेगा। तो काव्य हेतु का मतलब वो हुआ कि काव्य हेतु अर्थात काव्य रचे जाने के कारण वे कुछ प्रेरक तत्व होते हैं जिनके कारण कोई व्यक्ति काव्य सृजन करता है। तो वे कौन से प्रेरक तत्व हैं, हमें वही जानना है। तो जो प्रेरक तत्व सृजन कार्य में सहायता करते हैं वही काव्य हेतु कहलाते हैं। तो आज हम काव्य हेतु के बारे में जानेंगे, यानी कि उन प्रेरक तत्वों के बारे में जो सृजन करने में सहायता करता है। तो काव्य हेतु को 3 भागों में बांटा गया है, या आप यूँ समझ लें कि काव्य सृजन करने में 3 सहायक प्रेरक तत्व होते हैं, जिसमें पहला है प्रतिभा, दूसरी व्युत्पत्ति और तीसरा अभ्यास। प्रतिभा को पहला प्रेरक तत्व कहते हैं, जिसका होना आवश्यक है काव्य सृजन के लिए। और प्रतिभा बनाई नहीं जाती है, प्रतिभा जन्मजात होती है। आप कह सकते हैं गॉड गिफ्टेड है, जो प्राप्त होती है। एक विलक्षण प्रतिभा होती है जो कि हमें जन्म के साथ ही प्राप्त होती है। तो जिन लोगों में जन्म के साथ यह प्रतिभा प्राप्त हुई है, या जन्म से ही जिन्हें प्राप्त हुई है प्रतिभा काव्य रचने की, वे काव्य रच सकते हैं या काव्य का सृजन कर सकते हैं। तो पहली चीज तो यह है कि जो गॉड गिफ्टेड है, जो हमें प्रभु से आशीर्वाद के रूप में प्राप्त है, वे लोग जिन्हें यह प्रतिभा प्राप्त है वे लोग काव्य सृजन कर सकते हैं। तो काव्य सृजन में भी 2 प्रकार की प्रतिभा बताई गई है। एक तो पहला है कार्यित्री प्रतिभा और दूसरा है भावित्री। कार्यित्री प्रतिभा का अर्थ है, कार्यित्री प्रतिभा का अर्थ है, प्रतिभा दोनों ही है, लेकिन प्रतिभा में कार्यित्री प्रतिभा का अर्थ है काव्य सृजन कराने वाली प्रतिभा, और भावित्री प्रतिभा का अर्थ है रसास्वादन कराने वाली। क्योंकि हर व्यक्ति में काव्य की समझ नहीं होती, हर व्यक्ति काव्य के रस की अनुभूति नहीं कर सकता है। वो पढ़ जरूर लेगा लेकिन अनुभूति करे आवश्यक नहीं है। हर एक को समझ में भी नहीं कविता आती है। तो एक तो हो गई सृजन करने वाली, सर्जना वाली जो क्षमता है, वह एक प्रतिभा हो गई जिसे हम कार्यित्री कह रहे हैं। और भावित्री प्रतिभा जो हो गई वह जो कि रसास्वादन भी कराता है। तो ये दोनों कुल मिला के हम प्रतिभा के ही भेद पढ़ते हैं। तो पहले भाग में हमने मूल रूप से जो देखा है वो प्रतिभा जो कि जन्मजात होती है हमने जाना, जिसमें कि हमने कार्यित्री और भावित्री जाना। एक सर्जना कराने वाली प्रतिभा और दूसरा रसास्वादन। अब दूसरा जो है, जो दूसरा भाग है काव्य हेतु का, तो काव्य हेतु में दूसरा भाग जो है व्युत्पत्ति कहलाता है। व्युत्पत्ति जो है, पहले मैंने बताया प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो प्रतिभा जन्मजात है, व्युत्पत्ति है दूसरा भाग जो है कि जो सर्जना कराने में मदद करती है, या वह प्रेरक तत्व जो सर्जना करवाता है। तो जिन व्यक्तियों में प्रतिभा नहीं है, क्या वे काव्य सृजन नहीं कर सकते हैं? तो जिन व्यक्तियों में प्रतिभा नहीं है वे व्युत्पत्ति के माध्यम से काव्य सृजना कर सकते हैं। व्युत्पत्ति का मतलब हुआ बहुज्ञता। बहुज्ञता अंग्रेजी में आप उसे मोर नॉलेज कह सकते हैं। बहुज्ञता अर्थात कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों का ज्ञान, केवल किताबी ज्ञान नहीं चाहिए इसमें। बहुज्ञता का मतलब है, या व्युत्पत्ति का मतलब है विविध क्षेत्रों का ज्ञान, जिसमें सामाजिक, राजनैतिक ज्ञान हमें, शास्त्रीय ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिए, देशाटन से ज्ञान होना चाहिए, या फिर अच्छी संगत में बैठ करके, मतलब जिन जिन माध्यमों से, सामाजिक, व्यवहारिक, राजनीतिक, शास्त्रीय, जिन जिन माध्यमों से भी हम ज्ञान प्राप्त कर सके, वह सब बहुज्ञता में आएगा या कि व्युत्पत्ति में आएगा। तो अगर हमारे पास जन्म से प्रतिभा नहीं प्राप्त हुई है, तो प्रतिभा नहीं प्राप्त हुई है लेकिन हमारे पास अगर व्युत्पत्ति है, यानी मोर नॉलेज अगर हमारे पास है, तो हम काव्य सृजना कर सकते हैं। दूसरी बात, अब मान लीजिए दोनों चीजें अगर किसी में नहीं है, यानी कि आपके पास प्रतिभा भी नहीं है, व्युत्पत्ति भी नहीं है, यानी कि आपने मोर नॉलेज भी इकट्ठा नहीं किया है और बाय बर्थ भी आपको जो है सर्जना करने की शक्ति जो है वो प्राप्त नहीं है। तो अगर ये दोनों मौजूद नहीं है किसी व्यक्ति में, तो उसको लिए कहा जाता है कि वो अभ्यास के माध्यम से काव्य की सृजन कर सकता है।
अर्थात कि अभ्यास क्या, अभ्यास यानी रियाज, प्रैक्टिस। तो अगर आप में गुण जन्मजात नहीं है, आपने बहुत सारा ज्ञान भी अर्जित नहीं किया है, तो लेकिन काव्य रचने के लिए आप रियाज करके, प्रैक्टिस करके भी आप उस क्षमता को विकसित कर सकते हैं, यानी काव्य सृजन की क्षमता को आप विकसित कर सकते हैं। तो तीसरा जो है अभ्यास, अभ्यास के बारे में तो हर व्यक्ति जानता है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, यानी कि जड़मति जो है वो सुजान हो जाता है। रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान, यानी कि एक कोमल सी रस्सी जो है वो पत्थर पर निशान डाल देती है आते जाते। ये अभ्यास के कारण होता है। तो अभ्यास से हम अपनी क्षमता को विकसित कर सकते हैं। वो क्षमता कौन सी है? काव्य सृजन की क्षमता। तो काव्य सृजन की क्षमता, अगर इन दोनों की मौजूदगी हमारे अंदर नहीं है, यानी कि जन्म से हमें प्रतिभा प्राप्त नहीं हुई है और हमने व्युत्पत्ति भी प्राप्त करने की कोशिश नहीं की, यानी बहुगिता भी प्राप्त करने की कोशिश नहीं की है, हमारा ज्ञान सीमित है अगर, तो हम अभ्यास करके, प्रैक्टिस करके, लगातार रियाज करके हम काव्य सर्जना कर सकते हैं। तो आज का विषय जो कि काव्य हेतु आप जान रहे हैं, काव्य हेतु मतलब सीधे अर्थों में आप समझिए कि काव्य हेतु का अर्थ है कि काव्य रचे जाने का कारण। ठीक है, तो वे कुछ प्रेरक तत्व जो काव्य रचवाने में सहायता करते हैं, वे सहायक तत्व जो प्रेरित करते हैं। तो एक तो प्रतिभा हो गई है, दूसरा व्युत्पत्ति और तीसरा अभ्यास। प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, इन तीन चीजों को हम प्रेरक तत्वों के रूप में स्वीकार करते हैं, जिसके कारण हम काव्य रच सकते हैं, कोई भी व्यक्ति काव्य सृजन कर सकता है। तो आज के लिए आपका विषय यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप सब काव्य हेतु के बारे में समझ चुके होंगे।